हाँ जी, देखिए बेटा आज में एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रूडेंस प्रिंसिपल और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, इसके हम बात करने वाले हैं। बात क्लियर हो गई कि मतलब प्रूडेंस प्रिंसिपल और कंजर्वेटिव प्रिंसिपल की एप्लीकेबिलिटी इन्वेंट्री वैल्यूएशन में क्या है, कैसे होती है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन का क्या नाता है प्रूडेंस प्रिंसिपल के साथ। हालांकि हमने अपने पहले लेक्चर्स के अंदर एक बात करी थी कि जो हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो हम क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं उसके दो बातें होती है, एक तो होता है फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं प्लस एडजस्टमेंट, और दूसरा मैंने बताया था कि रूल ऑफ करंट एसेट्स को हम अप्लाई करते हैं। रूल ऑफ करंट एसेट जिसमें हमने बोला था कि रूल ऑफ करंट एसेट किसने दिया है, प्रूडेंस प्रिंसिपल ने दिया, और वो रूल ऑफ करंट एसेट क्या था, कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर। यही है प्रूडेंस प्रिंसिपल, यहीं पर ही प्रूडेंस प्रिंसिपल को हम अप्लाई करते हैं। एक बार हम थोड़ा सा और उसके बारे में ब्रीफ कर लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे। बात क्लियर हो गई? इधर देखना, तो कुल मिलाकर वैल्यूएशन प्रिंसिपल है। हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर एक बात सीखी थी कि इन्वेंट्री कितने तरीके की होती है। इन्वेंट्री तीन तरीके की सीखी थी बेटा हमने। एक सीखी थी पहली रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के बाद सेकंड स्टेज आती है वर्क इन प्रोग्रेस, उसके बाद थर्ड स्टेज आती है फिनिश गुड्स। मतलब कोई भी प्रोडक्ट होगा ना तो पहले वो क्या बनेगा, रॉ मटेरियल होगा, कच्चा माल होता है, फिर वो वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाता है, मतलब आधा पका हुआ आधा कच्चे माल की कंडीशन में आता है, एंड देन पके हुए माल की कंडीशन में आता है, मतलब रेडी टू सेल की कंडीशन में आ जाता है। ये तीनों इन्वेंट्री कहाँ देखने को मिलती है, सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर ही देखने को मिलेंगी, जो कच्चा माल खरीदेंगी और पका हुआ माल निकाल के बाहर फेंक देंगी। बोलो हाँ या ना? उन्हें हम क्या बोलेंगे मेरे बेटे जी, यही मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बोलेंगे। जबकि ट्रेडिंग कंपनी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, खाली ट्रेडिंग में से फिनिश गुड्स, पका पकाया माल खरीदती है, पका पकाया माल बेचती है। तो याद रखना, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो थोड़ा सा कि फिनिश गुड्स, देखो दिख रहा होगा फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स, ठीक है ना, और डब्ल्यूआईपी को एक कैटेगरी के अंदर डाला गया है, और जबकि रॉ मटेरियल को क्या करा गया मेरे बेटे जी, एक अलग कैटेगरी के अंदर डाला गया है। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? तो यानी कि मैं कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कि जिस कंसर्न में, जिस कंपनी में, है ना, जिस बिजनेस में जो इन्वेंट्री पाई जा रही है उसी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन प्रिंसिपल लगाएंगे। फिनिश गुड्स और डब्ल्यूआईपी का एक अलग प्रिंसिपल चलेगा और रॉ मटेरियल का एक अलग प्रिंसिपल चलेगा, लेकिन उस प्रिंसिपल का जो आधार है वो है वही कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। एनआरवी का मतलब है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? यह है आधार, वही रहेगा जब हम समझेंगे। तो पहले तो हम बात करने वाले फिनिश गुड्स की और वर्क इन प्रोग्रेस की। मेरी बात क्लियर हो गई? ठीक है, तुम देखो खाली फिनिश गुड्स और डब्ल्यूआईपी को देखना, खाली केवल और केवल आपको क्या देखना है मेरे बच्चे, केवल और केवल आपको फिलहाल इनको देखना है। गलती से भी, गलती से भी रॉ मटेरियल को मत देखना प्लीज। क्लियर ही नहीं है? हाँ या ना? बिल्कुल बेटा अनदेखा कर दो, इग्नोर मार दो। रॉ मटेरियल को बुरा लगना चाहिए कि उसे तुम इग्नोर मार रहे हो। बात क्लियर होगी नहीं होगी? इसकी आत्मा तड़पनी चाहिए। फिलहाल फिनिश गुड्स और डब्ल्यूआईपी को प्रायोरिटी दो। क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा एलसीएम प्रिंसिपल, पढ़वाया था मैंने, इसी के बोलते हैं एलसीएम प्रिंसिपल। यानी कि एल फॉर लोअर मतलब कम, कॉस्ट, सी फॉर कॉस्ट, एम फॉर मार्केट वैल्यू, लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, एलसीएम प्रिंसिपल कहते हैं हम इसे। या वैल्यू है ना, यहाँ पे लिखा है वैल्यूड एट, वैल्यूड एट मतलब फिनिश गुड्स, पढ़ो फिनिश गुड्स डब्ल्यूआईपी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, कॉस्ट और एनआरवी, इन दोनों में से जो कम होगा उस पर हम मेंशन करेंगे। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? कॉस्ट और एनआरवी। इधर देख लो मेरे बेटा जी, इधर देख लो जरा, ठीक है? मैं यहीं पर थोड़ी सी बातें दोबारा से कल वाली बातें थोड़ी सी रिकॉल कर रहा हूँ आप सभी के लिए, इधर ही लिखूंगा बेटा जी, ठीक है? हालांकि ये नोट्स आपके पास बने हुए हैं ऑलरेडी। देखिए मैंने क्या बोला, हम सब क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर ही नहीं है? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर इधर क्या दिखाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक किस पे दिखाओगे, कॉस्ट और एनआरवी, जो भी कम होगा उस पे दिखाओगे। बोलो हाँ या ना? जैसे मैंने क्या सिखाया था आपको कि यहाँ पर क्या था सबसे पहले आपका ओपनिंग स्टॉक, और यहाँ पे क्या था आपका परचेजेस। बोलो हाँ या ना? इन्हीं आपके पास पहले से ओपनिंग स्टॉक था और परचेज किया, मतलब कुल मिलाकर आपके पास इतना माल हो गया, ओपनिंग प्लस परचेज, इतना माल है आपके पास। इसमें से जो माल आपने बेच दिया वो किस में कन्वर्ट होगी, तुम्हारी सेल में, और जो माल बिका नहीं
वो क्या कहलाएगा तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक। इस हमने क्या बोला था कि इसमें से ओपनिंग प्लस रॉ मटेरियल में से कुछ बिका कुछ बचा, याद आ रहा है, कुछ बिका कुछ बचा, जो बिका वो बचा नहीं, जो बच गया वो अभी तक बिका नहीं, आगे बिकेगा आने वाले सालों में। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? तो ये कहते हैं कि यानी कि इधर देखो समझने का जो तरीका है वो ये कहता है कि यानी कि ये जो सेल है, सेल करने से पहले आपने खरीदा होगा यानी कि इसकी कॉस्ट, और जो क्लोजिंग स्टॉक है इसको भी खरीदोगे यानी कि इसकी कॉस्ट। वो कॉस्ट कहाँ पे इंक्लूडेड है? ओपनिंग प्लस परचेजेस में। बोलो हाँ ये ना, मतलब इन दोनों की जो कॉस्ट है ना वो ओपनिंग प्लस परचेजेस है। बोलो हाँ ये ना, क्लियर ही नहीं है? अब मान लो कि तुम्हारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी कॉस्ट 20,000 है, तो जब वो माल आया होगा तो परचेजेस के अंदर क्या लिखा होगा? 20,000 रुपये लिखे होंगे। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? जब वो माल आया होगा तो परचेजेस, जो माल बचा हुआ है तुम्हारे पास क्लोजिंग स्टॉक, जब वो माल आया होगा तो परचेज के नाम से एंट्री लगी होगी, तो 20,000 की एंट्री लगी होगी क्योंकि उसकी कॉस्ट कितनी है? 20,000 रुपीज उसकी कॉस्ट है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? बोलिए हाँ ये ना। लेकिन मान लो अगर उस क्लोजिंग स्टॉक का जो मार्केट में वैल्यू है विच इज कॉल्ड एनआरवी कहते हैं। वैसे देखो मार्केट वैल्यू मेरे अकॉर्डिंग शब्द गलत है, एनआरवी शब्द ही अप्रोप्रिएट है। एएस2 में इन्वेंट्री वैल्यूएशन में एनआरवी शब्द को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। एनआरवी का मतलब है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट नेट यानी कि नेट कितना अमाउंट आया, क्लियर, सब कुछ घटा जोड़ने के बाद। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, रियलाइजेबल का मतलब है कितना पैसा आया, रियलाइज कितना पैसा रियलाइज हुआ। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? कितना पैसा आपके पास आया, बोलो हाँ ये ना, उसे रियलाइजेबल वैल्यू कहते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। हाँ ये ना। तो क्लोजिंग स्टॉक को बेचकर तुम कितना पैसा बटोर सकते हो? मार्केट में भाव मान के चलो 25,000 रुपए का, कितने रुपए का भाव है? 25। मतलब जो चीज तुम्हें 20 की पड़ी थी वो मार्केट में जब बिकेगी तो उसका भाव कितना है? 25। बोलो हाँ ये ना। तो बताओ प्रॉफिट पे है लॉस पे है? प्रॉफिट पे है। तो कॉस्ट कितनी है? 20। चलो एक काम करते हैं, एक एग्जांपल थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। सपोज मान लो जो क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारे पास 20 का है, हाँ ये ना, जो बच रहा है जिसकी कॉस्ट 20 है, उसे तुम मार्केट में बेचते थे 30 का। कितने का बेचते थे? 30 का। लेकिन इस वक्त उसका मार्केट भाव कितना है? 25। कितना भाव है? मेरे एग्जाम्पल को समझना बेटा प्लीज। आप जब बेचते थे तब कितने का बिकता था? 30 का बिकता था। लेकिन अब उसका मार्केट भाव कम हो गया है, कितना हो गया है? 25। लेकिन अभी भी प्रॉफिट पर ही है ना। तो कॉस्ट कितनी है? 20। और मार्केट में बेचकर कितना रियलाइज कर सकते हो? 25। बोलो आए ना। कॉस्ट 20 और एनआरवी 25। 30 मत लेना, 30 पुराने वाला मार्केट भाव था, पुरानी एनआरवी थी, अब 25 की चल रही है। बोलो हाँ है ना। तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो 20 और 25 दोनों में से कम कौन सा है? 20। तो यहाँ पर तुम क्लोजिंग स्टॉक किस पे दिखाओगे? 20,000 पे वैल्यू कर दोगे। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? हाँ है ना, क्लियर है ही नहीं है? यानी कि जो कम होगा, क्लियर है? लेकिन मैं मान लेता हूँ, अब मैं चेंज कर देता हूँ, कॉस्ट तो 20 है, कॉस्ट तो 20 है, लेकिन अब पता है मार्केट भाव कितना हो गया? 18,000। कितना हो गया मेरे बच्चे? 18,000। अब बताओ, यानी कि जो चीज तुमने 20 की खरीदी थी, परचेज की एंट्री कितनी की लगाई थी? 20 की लगाई थी। जो माल अभी तक बिका नहीं है, जो तुम्हारा क्या बन चुका है? क्लोजिंग स्टॉक बन चुका है। बोलो हाँ ये ना। वो क्लोजिंग स्टॉक जब बेचोगे मार्केट में तो कितने का बिकेगा? 18,000 का बिकेगा। कितने का बिकेगा? 18,000। मतलब तुमने कितने का खरीदा था? 20,000 में खरीदा था, तो तुम 20 का भी बेच पाओगे? कोई ग्राहक तुम्हारे पास आएगा और बोलेगा भैया ये कितने का सामान दिया, तुम बोलोगे 25 का। खरीदेगा? 23 का खरीदेगा? चलो 21 का, क्योंकि तुमको तो प्रॉफिट चाहिए ना। अरे भैया नहीं खरीद पाएगा, वो नहीं खरीदेगा, क्योंकि वो क्या बोलेगा? अरे 18,000 का तो तेरा कॉम्पिटिटर तेरी बगल वाली दुकान बेच रही है, 20, तुम 20 का भी बेचना चाहोगे तो भी नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसका मार्केट भाव ही क्या हो चुका है? 18 हो चुका है। मतलब मार्केट में भाव उसका गिर चुका है। यानी कि तुम्हारा लॉस परमानेंट है, तुम जब भी बेचोगे तुम्हें 2,000 का लॉस होगा ही होगा। 20 की चीज कितने बिकेगी? 18 में बिकेगी, उससे कम की बिक जाएगी, ज्यादा की नहीं बिकेगी। हाँ, अगर कोई कस्टमर बेवकूफ है तो बात अलग है। लेकिन आपको पता है कि जब भी हम स्टडी की बात करते हैं, अकाउंट्स इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो हम अपने ग्राहक को क्या मानते हैं? समझदार, रेशनलाइज मानते हैं, कि उसे सारी चीजों की भरपूर जानकारी है, नॉलेज है। ये बोलते हैं ना, क्लियर है ही नहीं है? तो ये बात यहाँ पर भी है कि जो चीज मुझे 20 की पड़ी है, अगर उसका मार्केट भाव 18 हो चुका है, तो यानी कि मैं जब भी बेचूंगा 18 का बिकेगा, मुझे 2,000 का लॉस होगा ही होगा। बोलो हाँ ये ना। तो क्या बोलता है प्रूडेंस प्रिंसिपल? लगाओ प्रूडेंस प्रिंसिपल। प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या कहता है? फ्यूचर में आने वाले लॉसेस को आज ही गले लगा लो। और याद रखना,
प्रूडेंस प्रिंसिपल जो होता है ना, ये ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में आने वाले लॉसेस को आज ही गले लगा लो, नहीं नहीं नहीं। ऐसा, अब मुझे दिमाग लगा, कॉमन सेंस लगाना, ठीक है ना। मैं आपको थोड़ा सा कनेक्शन देके बताता हूँ। फ्यूचर का मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी फ्यूचर सोचने लग रहे हो, कुछ भी किसी भी काइंड ऑफ फ्यूचर, ऐसा नहीं। देखो जैसे अभी जैसे मेरा छोटा बेटा है, मेरी बेटी तो नहीं है, तो मैं पहले से टेंशन लेनी शुरू कर दूं, बेटी शादी करनी है क्या, पढ़ाना है क्या, नहीं। जब मैं बैचलर था, तो पहले से ही सोचने शुरू कर दूं, बेटा होगा, शादी होगी, खर्चा करना है, पहले से सोचने शुरू कर दूं, नहीं। प्रूडेंस प्रिंसिपल की भी एप्लीकेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, हमारे प्रेजेंट से। कह रहे प्रेजेंट सिचुएशन के कारण जो फ्यूचर में तुम्हारी लाइबिलिटीज बनेंगी, जो फ्यूचर में तुम्हारे खर्चे बनेंगे, उनको गले लगाओ। बोलो हाँ ये ना। जैसे प्रेजेंट टाइम में मेरे मेरे पास छोटा सा बेटा है, मुझे पता है मुझे उसे अच्छा सा पढ़ाना है, उसे अच्छे एजुकेशन देनी है, तो अब मैं फ्यूचर देख सकता हूँ और अमाउंट एक्यूमुलेट कर सकता हूँ, जोड़ सकता हूँ उसके लिए मैं। बोलो हाँ ये ना। उसकी पढ़ाई के लिए, बोलो हाँ ये ना। जब बेटी होगी तो उसकी शादी के लिए जोड़ सकता हूँ। तो जब प्रेजेंट सिचुएशन से जो लाइबिलिटीज पैदा हो रही है, उनके लिए बोलो हाँ ये ना। अब जैसे ये तो मैंने आपको एक नॉर्मल एग्जाम्पल दिया, बट अब तुम ये लगाओ क्लोजिंग स्टॉक के अकॉर्डिंग सोचो। मेरी दुकान में 20,000 वाला माल पड़ा हुआ है, लेकिन जब वो बिकेगा तो कितने का बिकेगा, 18 का बिकेगा। तो प्रेजेंट में वो माल है ना मेरे पास, है ना मेरे पास, तो प्रेजेंट के कारण फ्यूचर में लॉस बनने वाला है मेरा। बोलो हाँ ये ना। क्लियर है मेरी बात। याद रखना प्रूडेंस प्रिंसिपल है, कहीं भी नहीं लगा देते कि किसी भी तरीके का भविष्य देखना शुरू कर दो जिसकी प्रेजेंट कंडीशन ही पैदा नहीं हुई। बोलो हाँ ये ना। फ्यूचर में लॉस प्रेजेंट कंडीशन से होना चाहिए। आया, ये एप्लीकेबिलिटी है प्रूडेंस प्रिंसिपल की, आया, ठीक है ना। तो बताइए, अभी तुम्हें लॉस हुआ नहीं है, अभी तुम्हें लॉस हुआ नहीं है, कब होगा, जब बेचोगे, तो फ्यूचर में तो होगा ना लॉस। तो कहते हैं फ्यूचर में आने वाले लॉसेस को आज ही गले लगा लो। क्लियर ही नहीं है। तो कॉस्ट कितनी है, 20, और एनआरवी कितनी बोली मैंने अब, 18, विच एवर इज, कितना हो गया, 18। तब तुम यहाँ पे कितना रिकॉर्ड करोगे, 18,000 रिकॉर्ड करोगे। बोलो हाँ ये ना। तो 2,000 का लॉस रिकॉर्ड हो जाएगा। बच्चे कहते हैं कैसा आदमी है, इसे पता ही ना है। अबे लॉस रिकॉर्ड करने के लिए लॉस रिकॉर्ड करना पड़ता है। 2,000 का लॉस हुआ है, वो तो रिकॉर्ड ही नहीं करा, तू तो 18,000 रिकॉर्ड कर रहा है। तो बेटा मैंने याद है मैंने कल क्या समझाया था तुमको, बोलो क्या सिखाया था, कि देखो जब माल आया कितने का दिखाया, 20 का, और जब क्लोजिंग दिखा रहे हो तो कितना दिखा रहे हो, 18 का। तो ऑटोमेटिक डिफरेंस कितना दिख रहा है, 2,000 का डेबिट में डिफरेंस पैदा हो रहा है। डेबिट का मतलब क्या होता है, लॉसेस, लॉसेस एक्सपेंसेस, एक्सपेंस एंड लॉसेस हैविंग डेबिट नेचर। बोलो हाँ ये ना। तो ऑटोमेटिक जैसे तुम ये रूल लगाओगे ना, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर वाला रूल लगाओगे, है ना, तो प्रॉफिट तो रिकॉर्ड होगा नहीं, लॉस रिकॉर्ड हो जाएगा ऑटोमेटिक। हाँ है ना। एग्जाम्पल दोबारा बोलता हूँ, 20,000 और एनआरवी मानी थी 25, तो कॉस्ट और एनआरवी 20 और 25 विच एवरेज लोअर, तुमने कितने पे दिखाया, 20 पे दिखा दिया, कॉस्ट पे दिखा दिया, आपने प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करा। क्योंकि प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या कहता है, फ्यूचर में आने वाले लॉसेस को गले लगा, फ्यूचर में आने वाले प्रॉफिट को गले मत लगा। जब वो प्रॉफिट मिलेगा तब खुश हो जाइए। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, पहली पहली खुश होने की जरूरत नहीं है। दुख के लिए स्ट्रगल कर, सुख तो मिल जाएगा अपने आप ही, तेरा है तो। बोलो हाँ ये ना। सुख को, खुशियों को रिकॉर्ड नहीं करना, लेकिन लॉसेस को रिकॉर्ड करना है। क्लियर ही नहीं है, बोलो हाँ ये ना। तो हमने 25 तो लिखा ही नहीं, प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करा। प्रॉफिट कब रिकॉर्ड होगा, जब बिकेगा माल, एक्चुअल में रिकॉर्ड होगा। क्लियर ही नहीं है, लेकिन लॉसेस पहले रिकॉर्ड कर दिया। आया या नहीं आया, क्लियर है मेरी बात, बोले बच्चे हाँ ये ना। ठीक है। कई बार बच्चे पूछते हैं, सपोज, सपोज ऐसे बोलते हैं, मान लो आपने तो 18 का रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन अगर आगे जाके वो ज्यादा का बिक गया तो, हो सकता है, कोई बात नहीं। आपने 18 के तो रिकॉर्ड करा, जब बेचोगे जो वो क्या बन जाएगी तुम्हारी सेल, सेल ज्यादा की रिकॉर्ड हो जाएगी, ऑटोमेटिक ही तुम्हारा जितना प्रॉफिट आना था वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाएगा, अपने आप आ जाएगा। पर जो तुमने लॉस रिकॉर्ड करा था ना, वो ऑटोमेटिक कवर अप हो जाएगा। किस ईयर में, जिस ईयर सेल इफेक्ट होगी। आया ही नहीं आया, तो इनमें घबराने वाली बात नहीं है, नियम कुछ गलत नहीं लग रहा। आया नहीं आया, क्योंकि हमें अपने प्रेजेंट के अकॉर्डिंग चलना है, प्रेजेंट में प्रूडेंस प्रिंसिपल को अप्लाई करना है। आया, क्या मेरी बात क्लियर हो गई, आए ना। चलिए बेटा आगे, तो याद रखना ये होता है हमारा कॉस्ट और एनआरवी विच एवरेज लोअर वाला प्रिंसिपल, इसे बोलते हैं रूल ऑफ करंट एसेट। और क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री हमारी करंट एसेट होती है, करंट एसेट भी होती है और टेंजिबल करंट एसेट होती है, बोले ऐसी एसेट जो नजर आ सकती है। बोलो हाँ ये ना।
ठीक है। और ऐसी करंट एसेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 12 महीनों में या तो क्या हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी, या तुम्हें पैसा दे जाएगी, या बेनिफिट दे जाएगी। बोलो हाँ ये ना, क्लियर है ये नहीं है? तो ये रूल अप्लाई करना है कॉस्ट और एनआरबी। यही रूल लगेगा तुम्हारा फिनिश गुड्स पे, यही रूल लगेगा तुम्हारा WIP में, वर्क इन प्रोग्रेस पे। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? पहले मैंने रूल समझा दिया, कोई दिक्कत परेशानी है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर भी कोई दिक्कत हो तो बता देना। चलिए अब देखो, यहाँ पर बात करते हैं किसकी मेरे बच्चे? यहाँ पर हम बात करते हैं मेरे बेटा कॉस्ट की। किसकी बात करते हैं? कॉस्ट की। आ जाओ, ये देखो, खाली ये देखना, ठीक है। कॉस्ट नजर आ रहा है? देखो, कॉस्ट का मीनिंग क्या है यहाँ पर? कॉस्ट का मीनिंग क्या है? देखो, पीला कलर ले लेते हैं। देखो, कॉस्ट मीन्स, कॉस्ट का मीनिंग क्या है? पढ़ो, परचेज कॉस्ट प्लस कन्वर्जन कॉस्ट प्लस अदर कॉस्ट। क्लियर ही नहीं है? हाँ है ना? परचेज कॉस्ट यानी कि ऑब्वियस बात है, क्या परचेज करते हो? फिनिश गुड्स बनाने के लिए तुमने क्या परचेज करा होगा? रॉ मटेरियल। दैट इज रॉ मटेरियल की परचेज कॉस्ट। माल कितने का पड़ा? बोलो हाँ है ना? और याद रखना, परचेज कॉस्ट में रॉ मटेरियल को परचेज करते वक्त जो भी डायरेक्ट खर्चे होते हैं वो भी ऐड करोगे, लाइक अ कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। सिखाया भी कंसाइनमेंट, बिल्कुल वैसे ही। तो परचेज कॉस्ट में कैरिज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, वेजेस, कुछ भी है वो सब ऐड होगा। क्लियर है ये नहीं है? आया? क्लियर है? प्लस क्या लिखा है बेटा बोलो? कन्वर्जन कॉस्ट। क्या लिखा है बेटा बोलो? कन्वर्जन कॉस्ट। वैसे बताऊं कन्वर्जन कॉस्ट का मीनिंग? आ जाओ, वैसे मैंने नीचे लिखा हुआ है नोट्स में, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट में आपके लिए। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब होता है लेबर प्लस ओवरहेड। बोलो क्या मतलब होता है? लेबर प्लस ओवरहेड। लेबर प्लस ओवरहेड, ये कन्वर्जन कॉस्ट का मीनिंग है। क्लियर ही है? लेबर प्लस ओवरहेड। अब आप कहोगे लेबर और ओवरहेड क्या होता है? देखो एग्जांपल समझना। जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था चाय का, बोलो हाँ ये ना? तो चाय बनाने के लिए क्या चाहिए? मटेरियल। वो मटेरियल क्या था आपका? चीनी, चाय पत्ती, अदरक, दूध, पानी, मसाला, इलायची, लौंग, यही है? यही चीजें चाहिए? बोलो हाँ ये ना? लेकिन क्या मैं इन चीजों को एक मेज पे सजा दूं? चीनी, चाय पत्ती, अदरक, मसाला, दूध, पानी, लौंग, इलायची, ऐसे सजा दूं तो ये सारी चीजें एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी और अपने आपस में मिलना शुरू हो जाएंगी और चाय बनकर तैयार हो जाएगी? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना। चाय बनाने के लिए क्या चाहिए? एक आदमी, मतलब एक इंसान। लाइक तुम्हारे घर में कौन है? मम्मी। मम्मी इज लाइक अ लेबर। हाँ है ना? बोलो हाँ है ना? तुम्हारे घर में मोस्ट ऑफ द केसेस में चाहे मम्मी बनाती होंगी। बोलो हाँ है ना? यानी कि हमें क्या चाहिए? एक लेबर। यानी कि अगर कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, चाहे वो मशीनरी वर्क हो रहा हो, चाहे वो मैनुअल वर्क हो रहा हो, मशीन को चलाने के लिए भी इंसान चाहिए और मैनुअल वर्क के लिए तो इंसान चाहिए ही चाहिए। बोलो हाँ है ना? दैट इज लेबर। बोलो हाँ है ना? मतलब फिनी रॉ मटेरियल से कन्वर्जन का मतलब ना, कन्वर्जन बना है कन्वर्ट। तो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना है किसमें? बोलो फिनिश गुड्स में। किसमें कन्वर्ट करना है? फिनिश गुड्स में। कन्वर्ट करने के लिए लेबर चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। प्लस बस मम्मी ऐसे खड़ी हो जाएंगी, मम्मी कहेंगी छू मंतर काली कलंदर एक हो जाओ चाय बन जाए, ऐसा होगा? नहीं। मम्मी को क्या चाहिए? मशीनरी भी चाहिए भैया। क्या चाहिए? मशीनरी। तुम्हारे घर में मशीन क्या है? गैस, चूल्हा। समझ गए? बोलो हाँ ये ना? वो मशीन है एक तरीके की। हाँ ये ना? मम्मी उसे ऑन करेंगी, लाइट से ऑन करेंगी, पतीला लगाएंगी, पानी डालेंगी, एक प्रोसेस करेंगी मम्मी। दैट इज लेबर। एक प्रोसेस करती है, सामान को तरीके से डालती है। बोलो हाँ ये ना? क्लियर है ये नहीं है? अब ऑब्वियस सी बात है, उस गैस को चलाने के लिए क्या चाहिए? फ्यूल। गैस फ्यूल ही तो है एक तरीके का। हाँ है ना? तो क्या है वो? ओवरहेड्स। बोलो हाँ ये ना? हाँ है ना? क्या है वो? ओवरहेड। क्लियर ही नहीं है? अगर ऊपर चिमनी है, चिमनी भी जल रही है, तो से सब क्या है? उनमें जो भी लागत आ रही है वो ओवरहेड्स है। क्लियर ही नहीं है? आई बस में नहीं आई? बोलिए हाँ ये ना? क्लियर ही नहीं है? जैसे अगर मैं बात करूंगा ना, मैं अपनी कोचिंग की बात करता हूँ, अगर मैं तुम्हें पानी की फैसिलिटी ना दूं तो क्या मेरी पढ़ाई पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं फर्क पड़ेगा। मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ाता रहूंगा। इसलिए मैं पानी की फैसिलिटी दे रहा हूँ, बच्चों को प्यास लगती है। बोलो हाँ ये ना? अगर मैं एसी की फैसिलिटी ना दूं, मेरे पढ़ाने में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं फर्क पड़ेगा। थोड़ी गर्मी तो लगेगी, लेकिन पढ़ाऊंगा जैसा पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ाऊंगा ना। फिर भी एसी की फैसिलिटी दे रहे हैं। बोलो आएंगे ना? अब इन दो चीजों को मद्देनजर रखते हैं, एसी से बिजली का बिल बन रहा है और वाटर डिस्पेंसर से बिजली का बिल भी बन रहा है और पानी का खर्चा भी बढ़ रहा है मेरा। बोलो हाँ ये ना? बट इन चीजों को
ये चीजें मेरी सर्विसेज को देने के लिए जरूरी, फिर भी मैंने जोड़ रखा है इन्हें, विच इज कॉल्ड ओवरहेड। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? यानी कि ये चीजें जरूरी है। सम टाइम कुछ एंसिलरी सर्विसेज होती हैं जिनको अटैच कर लेना चाहिए। बोलो हाँ या ना? क्या मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? हाँ या ना? जैसे सब्जी वाला क्या करता है, वो तो बेचारा सब्जी बेच रहा है ना, फिर पॉलिथीन में डाल के देता है ना। हाँ या ना? क्लियर है? पॉलिथीन की सर्विसेज दे रहा है वो तुम्हें, वो उसके ओवरहेड है। ओवरहेड जितने बढ़ाना चाहो उतने बढ़ा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यानी कि कुछ ओवरहेड नेसेसरी होते हैं, कुछ ओवरहेड हम अपने लिए एंसिलरी सर्विसेज के तौर पे ऐड करते हैं। बात क्लियर हो गई? लेकिन वो कहीं ना कहीं ओवरहेड कंपनी के लिए क्या पैदा करते हैं? खर्चे पैदा करते हैं। लेकिन कंपनी वो सारे खर्चे कहाँ से वसूल करेगी? अपने प्रोडक्ट को बेचकर। बोलो हाँ या ना? भाई मैं ये खर्चे कहाँ से वसूल करूंगा? तुम भी पढ़ रहे हो, अकेडमिक्स भी चल रहा है। बोलो हाँ या ना? तो वहीं से कवरअप होगा। क्लियर ही नहीं है? अगर साल भर में 15,000 रुपए का पानी आ रहा है, तो मैं ऐसा तो नहीं कह सकता ना कि बेटा देख ऐसा विशेष, जो तेरी फीस है बेटा वो तो फीस है ही, ठीक है ना, और 15,000 पानी का खर्चा लग देगा तू साल भर का। क्लियर ही? एक बच्चे से तो नहीं वसूल कर सकते ना, प्रोपोर्शनेटली डाला जाएगा। बोलो हाँ या ना? थोड़ा 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 थोड़ा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? बोलिए हाँ या ना? तो कॉस्ट प्लस कन्वर्जन कॉस्ट, हाँ या ना? ये लागत निकल रही है, पता है लागत किसकी निकल रही है? ये फिनिश गुड्स की। किसकी निकल रही है लागत? फिनिश गुड्स की। तो कॉस्ट प्लस कन्वर्जन कॉस्ट, और इसके अलावा कोई और कॉस्ट हो जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, तो वो भी ऐड कर दी जाएंगी। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? इन्हें बोलेंगे क्या? फिनिश गुड्स। ये पूरा फॉर्मूला फिनिश गुड्स के अकॉर्डिंग बना हुआ है। डब्ल्यूआईपी में क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस। तो परचेज कॉस्ट तो आएगी। बस डब्ल्यूआईपी में क्या होगा? थोड़ा माल बन गया, थोड़ा माल पक गया, थोड़ा माल पकना बाकी है। हम ऐसे कह सकते हैं थोड़ी कॉस्ट लग गई, थोड़ी कॉस्ट लगना बाकी है। बोलो हाँ या ना? तो जितनी कॉस्ट लगी उतनी ऐड कर देना ना, डब्ल्यूआईपी की कॉस्ट पता लग जाएगी। हाँ या ना? तो कॉस्ट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। आया? बोलो हाँ या ना? क्लियर है? कि थ्योरेटिकली याद रखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है ना? बोलो क्या? परचेज कन्वर्जन प्लस अदर, सबके बारे में मैंने लिखा हुआ है आगे, चिंता मत करो। अब बात करते किसकी? बेटा पढ़ो, बगल में लिखा हुआ है तुम्हारा एनआरवी, नेट रिलायसेबल वैल्यू। पहले आप आराम से पढ़ लो, पहले पढ़ लो, फिर मैं इसको डिफाइन करूंगा। बोलो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, ब्रैकेट में लिखा है इन केस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस माइनस सेलिंग ओवरहेड, ये लिखा हुआ है। क्लियर नहीं है? एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिनिश गुड्स और डब्ल्यूआईपी दोनों की बात कर रहे हैं, तो पहले फिनिश गुड्स की बात करते हैं। कॉस्ट की बात तो होगी दोनों की। फिनिश गुड्स का कॉस्ट क्लियर है, डब्ल्यूआईपी का कॉस्ट क्लियर है। अब बात किसकी करेंगे मेरे बेटा? ये लो, ये मैंने कालक पोत दी। बात क्लियर हो गई? ठीक है, मैंने काला कर दिया इसे। अब देखना जरा, ये खाली ये जो फॉर्मूला बचा, पढ़ो। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग ओवरहेड, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग ओवरहेड। ये सिर्फ फिनिश गुड्स का फॉर्मूला है, सिर्फ फिनिश गुड्स। इसमें भी डब्ल्यूआईपी की बात नहीं करी। जब मैं इसे मिटा दूंगा तब डब्ल्यूआईपी का फॉर्मूला आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? समझ में आया? चलो आओ, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस एनआरवी निकालनी है। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस अनुमानित, एस्टिमेटेड ये अनुमानित सेलिंग प्राइस। तुम अपने जो तुम्हारे पास माल पड़ा हुआ है, फिनिश गुड्स पड़ा हुआ है, उसे तुम मार्केट में कितने का बेच दोगे, दैट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू भी कह सकते हैं। हाँ है ना? डिस्काउंट दे जाने के बाद एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस का मतलब है कितने का बिक जाएगा। हाँ है ना? कितने का बिक जाएगा सामने वाले बंदे को, प्लस माइनस डिस्काउंट देने के बाद, जो भी है। हाँ है ना? माइनस क्या लिखा है? एस्टिमेटेड सेलिंग ओवरहेड। बेचने में अगर तुम्हारा कोई खर्चा हो रहा है तो क्या कर देना? माइनस कर देना। आया या नहीं आया? एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। सेलिंग ओवरहेड में देखो, जैसे एग्जांपल मान लो कि कोई प्रोडक्ट है, मैं डायरेक्ट नहीं बेच सकता, मैं ब्रोकर के थ्रू बेचता हूँ, मतलब एजेंट है, सेल्स एग्जीक्यूटिव है ना, ये सेल्स टीम के थ्रू बेचता हूँ। और मान लो मेरा ये कोई प्रोडक्ट है, मान लो ये मेरा कोई प्रोडक्ट है, क्लियर ही नहीं है, ये मार्केट में, ये मैंने बनाया, सपोज मान लो मैंने 100 रुपए का बनाया। कितने का बनाया बच्चे बोलो? 100। यानी कि मेरी कॉस्ट कितनी पड़ रही है? 100 रुपया पड़ रही है, 100 रुपया, 100 रुपया। इंडस्ट्री कितने का पड़ रहा है बच्चे? 100 रुपए का पड़ रहा है। बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब मैं ये सोच रहा हूँ ये मार्केट में कितने का बिक जाएगा,
है, कितने का बिक जाएगा मार्केट में, सपोज 150 रुपए का, कितने का बिक जाएगा। लेकिन ये क्योंकि सेल्स एग्जीक्यूटिव के थ्रू बिकेगा, तो मैंने अपने सेल्स की मतलब जो टीम थी उस टीम के बंदे को बोला हुआ था, है ना, बेचो और पर पीस मैं तुमको 20 रुपया दूंगा। तो मेरी जेब में कितना आएगा, 130, 130 रुपया आएगा ना, विच इज कॉल्ड एनआरवी। आया। नेट रियलाइज, कितना रियलाइज हुआ, मेरे को कितना आया, 130 आया, ये एनआरवी है। तो कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट 100 और एनआरवी 130। बोलो हाँ ये ना, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज, किस पे मेंटेन करोगे, 100 रुपए पे। आया या नहीं आया। तो सेल्स सेलिंग ओवरहेड ऐसा नहीं है कि खाली सेल्स होता है, कई बार क्या होता है सेलिंग ओवरहेड में। और एग्जांपल ले लो, एडवर्टीजमेंट, ये चीज मेरी डायरेक्ट नहीं बिकती, एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है। बोलो हाँ ये ना, क्लियर ही नहीं है, तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट लेस करनी पड़ेगी। डिलीवरी करनी पड़, ये कस्टमर नहीं आता, डिलीवरी चलती है अमेजोन के थ्रू, डिलीवरी का खर्चा लेना पड़ेगा। बोलो हाँ ये ना, क्लियर ही नहीं है। डिलीवरी करना, डिलीवरी वैन वाले की पेट्रोल में मतलब उसकी बाइक में या गाड़ी में पेट्रोल डलवाने का खर्चा, एडवर्टीजमेंट का खर्चा। अगर तुम्हें ये प्रोडक्ट पैकिंग करके बेचना पड़ता है, विदाउट पैकिंग नहीं बिकेगा, तो ऑब्वियस बात है वो क्या होगा, सेलिंग ओवरहेड होगा, पैक करके बेचना पड़ेगा। जैसे आपको दिखता होगा जब अमेजोन या फ्लिपकार्ट से तुम कुछ मंगाते होंगे, तो वो जो डब्बा होता है ना प्रोडक्ट का, वो डब्बा तो रहते हैं, लेकिन वो डब्बे के ऊपर भी डब्बा चढ़ाते हैं, फ्लिपकार्ट का या अमेजोन का चढ़ाते हैं ना, या पन्नी बांधते हैं बहुत सारी, तो वो क्या है, उनकी पैकिंग है, उन्हें वैसा करके बेचना पड़ेगा। तो पैकिंग किसका पार्ट आ रही है उनकी, सेल का पार्ट आ रही है, सेलिंग ओवरहेड का पार्ट है वो, सेल करने वाले खर्चे। सेलिंग ओवरहेड का मतलब है सेलिंग वाले खर्चे। आया। तो इनको लेस करने के बाद तुम्हारी जेब में नेट कितना आ रहा है, वो कहलाएगा तुम्हारा एनआरवी। समझ में आया एनआरवी का मतलब, बच्चे बोलो हाँ या ना, क्लियर है। तो मीनिंग क्लियर हो गया, कॉस्ट एनआरवी एवरेज लोअर, बहुत बढ़िया। जिनको दिक्कत हो बता देना। चलिए छू मंत्र काल ग्रंथर बू, अभी फॉर्मूला किसका आ गया, पहले वाला जो फिनिश गुड्स का था, अभी किसका आ गया, वर्क इन प्रोग्रेस का आ गया, क्योंकि हम दोनों साथ में पढ़ रहे हैं, फिनिश गुड्स और WIP का। अब बताओ, फॉर्मूला तो क्लियर होगा, बस मुझे बीच वाला मैटर क्लियर करने का, जिसको मैंने क्या करा है, जादू करके हटाया। क्या लिखा है, पढ़ो, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, और क्या लिखा है ब्रैकेट में, इन केस ऑफ, ये से WIP बनेगा, क्लियर है, ठीक है। आओ, कैमरे की सेटिंग हो जाएगी ना, देखो इधर देखना, इधर देखिएगा जरा सारे, तुम भी देख लो इधर। हाँ जी, बातें समझना, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। देखो, जैसे मान लो ये मशीन है, ठीक है, ठीक है, ये मशीन है, मान लो जहां पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से मशीन स्टार्ट होती है, यहाँ से रॉ मटेरियल डाला जाता है, क्या डाला जाता है, रॉ मटेरियल डाला जाता है। बात क्लियर हो गई, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। अब रॉ मटेरियल मशीन में चला गया, ये प्रोसेस होना शुरू हुआ, गज 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 गज, ये प्रोसेस हो रहा है, क्लियर है ही नहीं, ये प्रोसेस हो गया यहाँ तक। लेकिन अभी पूरा प्रोसेस यहाँ पर मशीन का एंड होगा, यहाँ पर इस दीवार पे, समझ गए, ये क्या है, अंडर प्रोसेस है। क्या मैं इसे वर्क इन प्रोग्रेस कह सकता हूँ, कार्य प्रगति पर है। अभी अब ये ना तो रॉ मटेरियल और ना ये फिनिश गुड्स है, ना तो ये कच्चा माल रहा, ना ये पका हुआ है, ये आधा कच्चा और आधा पक्का माल, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। बोलो हाँ ये ना, क्लियर नहीं है। और कच्चे माल को बीच में नहीं बेच सकते। क्या कच्चे माल की नॉर्मली, पहले आपने कॉमन सेंस लगाना, क्या कच्चे माल की नॉर्मली कोई मार्केट होती है, कच्चा माल दैट इज आधे पके हुए माल, आधे कच्चे माल की मार्केट होगी, ये जो बीच में माल पका हुआ इसकी कोई मार्केट होगी, नहीं होगी। बात क्लियर होगी, हो गई, हाँ है ना। एक्सेप्शन केसेस अलग होते हैं और वो ज्ञान अलग है। वैसे आधे कच्चे माल की भी मार्केट होती है, बट वो क्या होता है, आधा कच्चा माल किसी के लिए फिनिश होता है, किसी किसी के लिए क्या होता है वो फिनिश। इसका एग्जाम्पल मैं तुम्हें सेपरेट दूंगा। फिलहाल एक बात ध्यान रखो, अभी जो तुम्हें समझना, आधे कच्चे माल की मार्केट नहीं होती, ये दिमाग में रखो अपने। बात क्लियर हो गई, यानी कि अब इसके, भैया एनआरवी निकालने के लिए तो मार्केट वैल्यू चाहिए, एनआरवी निकालने के लिए तो क्या चाहिए, मार्केट वैल्यू चाहिए। बोलिए हाँ या ना, क्लियर है ये नहीं है।
तो कैसे करेंगे, ये तो बीच में बिक ही नहीं सकता माल, एनआरवी पता ही नहीं होगी हमें। तो कहते हैं कोई बात नहीं, कहते हैं कोई बात नहीं, एनआरवी तो चाहिए तुम्हें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम क्या करो, तुम पे एनआरवी किसकी होगी, फिनिश गुड्स की होगी। तुम पे एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस जो लिखा हुआ है किसका होगा, फिनिश गुड्स का होगा। अब सारे बच्चे इधर देखना, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर तुम इसको जब पूरा प्रोसेस कर दोगे, यहाँ तक पहुंच जाओगे तो फिनिश हो जाएगा। बट अभी तुम कहाँ हो, बीच में हो गई, बोलो हाँ ये ना। तो ये कहते हैं कि देखो एक काम करो, तुम फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस ले लो, क्या ले लो, फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस ले लो, ले लिया, क्लियर है। और कहते हैं कि तुम अभी इस वाली स्टेज पे हो, यहाँ पर कहीं पर हो बीच में, बोलो हाँ ये ना। तो कहते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लागत लगने वाली है और कंप्लीट करने के लिए, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ, और कितनी कंप्लीट करने के लिए लागत लगेगी वो लागत निकाल लो। अनुमान लगा सकते हो, एस्टिमेटेड वर्ड हो रहा है, अनुमान लगा सकते हो। तो कहते हैं उस एनआरवी में उस कॉस्ट को क्या कर दो, माइनस, क्लियर ही नहीं है। तो क्या होगा, जब तुम यहाँ की एनआरवी में से ये बीच की कॉस्ट माइनस कर दोगे तो तुम यहाँ की एनआरवी पे आ जाओगे ऑटोमेटिक, आया, लेस एस्टिमेटेड सेलिंग ओवरहेड, क्लियर है ही नहीं है, पता लग गया। आ जाओ, मैं फिर भी ना जो ऑनलाइन में बच्चे मतलब जो रिकॉर्डिंग देखेंगे उनको थोड़ा समझा देता हूँ फिर भी। देखो इधर देखना बालक, जो चीजें मैंने नॉर्मल वैसे समझाई है आप ऐसे समझ लो। अब तेरी की बच्चे बिल्कुल शांत रहना। देखो मैंने बोला कि इसे तुम क्या मानो, ये क्या बेटा बोलो, तुम्हारी मशीन, सही बोल रहा हूँ, ये तुम्हारी क्या है, मशीनरी। तुम इस मशीन में क्या डालते हो, बोलो आइए ना, और यहां से क्या निकालते हो, फिनिश गुड्स, सही बोल रहा हूँ, क्लियर ही नहीं है। मैंने ये बोला कि तुम यहां से प्रोसेस करते हुए आए, ये प्रोसेस प्रोसेस प्रोसेस, ये प्रोसेस प्रोसेस प्रोसेस, ये प्रोसेस, बस इतना प्रोसेस होगा यहाँ तक, ये इतना प्रोसेस हो गया तुम्हारा। मतलब इस वाली स्टेज पर जो प्रोडक्ट है ये क्या है तुम्हारा, वर्क इन, बोलो हाँ या ना, वर्क इन, क्या मेरी बात क्लियर हो गई, हाँ या ना, इसमें वर्क इन प्रोग्रेस है। अब ना तो ये क्या रॉ मटेरियल है और ना ये फिनिश गुड्स है, ये कुछ आधा कच्चा आधा पक्का है, और ये आधा कच्चा आधा पक्का मार्केट में नहीं बिक सकता, है ना। तो अगर मैं बोलूं टेक्निकली, नॉट हैविंग मार्केट वैल्यू, हम ये बोल रहे हैं इसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होगी। जब मार्केट वैल्यू ही नहीं होगी तो इसकी एनआरवी कैसे निकालूंगा, वो तो जरूरी है मुझे निकालनी। तो कहते हैं कि हम पे एनआरवी किसकी होगी, ये मार्केट वैल्यू किसकी होगी, इसकी होगी ना, हाँ ये ना। हमने बोला आप एक काम करो, फिनिश गुड्स का क्या निकालो, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस निकाल लो, बोलो हाँ ये ना, निकाल सकते हो क्योंकि फिनिश गुड्स की तुम्हारी मार्केट है, उसको तुम बेच सकते हो माल को, उसकी सेलिंग प्राइस निकाल दोगे, ठीक है। और कहते हैं ये देखो ये क्या है, कॉस्ट इनकट, ये जो मैंने जितना भी ये पीला पीला कर रखा है ये सब क्या है, ये कॉस्ट लग चुकी है। बट ये वाली जो स्टेज है, ये वाली, ये क्या है, कॉस्ट विच हैव टू बी इंकर्ड, हाँ है ना, मीनिंग क्लियर हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो कॉस्ट जो भी हमें इंकर करनी बाकी है, जो भी इंकर्ड करनी है, करनी होगी हमें, हाँ है ना, ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो देखो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर मैं इसमें से, देखो यानी कि इस वाली स्टेज पर, इस वाली स्टेज, ये वाली, इस वाली स्टेज पर ये सेलिंग प्राइस है मेरा फिनिश गुड्स की स्टेज पर, बोलो आइए ना, इसमें से क्या कर दूं ये माइनस, उल्टा जाना है मुझे, रिवर्स जाना है, रिवर्स। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है, मुझे यहां तक पहुंचना है,
मुझे एनआरवी यहाँ की इस वाली स्टेज की एनआरवी निकालनी है। बोलो हाँ या ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ना बच्चे, इधर देखो ना, कि अगर मैं इस एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से ये बीच की जो कॉस्ट है, ये जो बीच की जो कॉस्ट है, ये वाली जो कॉस्ट है, ये बीच वाली जो कॉस्ट है, ये माइनस कर दूं, तो मैं यहाँ की सेलिंग प्राइस पर आ जाऊंगा टेक्निकली कैलकुलेशन में। एक्चुअली कुछ होगा नहीं, सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं ये इंटरनली हम। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? हाँ या ना? मेरे यहाँ का सेलिंग प्राइस फाइंड हो जाएगा। कैसे? कैसे? फिनिश गुड्स के सेलिंग प्राइस में से मैंने कॉस्ट जो इंकर करनी है, येट टू बी इंकर्ड, जो भी मुझे इंकर करनी है वो माइनस कर दूं, तो आ रहा है समझ में? बोलिए हाँ या ना। और बस इसमें से और क्या लेस कर दो, जो मैंने बोले थे, एस्टिमेटेड सेलिंग ओवरहेड, बेचने में जो भी खर्चे होंगे वो लेस कर दो, तो तुम्हें ऑटोमेटिक क्या लग जाएगा, WIP की एनआरवी पता लग जाएगी। आया या नहीं आया? एंड विच एवर इज लोअर, नियम लगा देना। आया? क्या मेरी बात क्लियर हुई? बोलिए हाँ या ना। ठीक है, अगर फिर भी दिक्कत हो तो मुझे बताना। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो ये आपका जो नियम था, ये नियम था आपका किसका? फिनिश गुड्स और WIP का। समझ में आ गया? तो आपको नियम प्रूडेंस प्रिंसिपल का क्या कनेक्शन है ये पता लग गया। ये रूल कैसे काम करता है? ये रूल प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करता, लेकिन ये रूल लॉस को, फ्यूचर मैंने वाले लॉस को पहले रिकॉर्ड कर दे। ये बात क्लियर हो रही है? इस रूल में कॉस्ट का मीनिंग क्या है और एनआरवी का मीनिंग क्या है, ये बात क्लियर हो गई। अभी हम पढ़ेंगे और आगे। नाउ अब हम बात कर लेते हैं किसकी? रॉ मटेरियल की। किसकी बात कर लेते हैं? रॉ मटेरियल की। देखिए, अब जो रॉ मटेरियल है मेरे बेटा जी, कच्चा माल जो है रॉ मटेरियल, क्लियर है या नहीं है? जो रॉ मटेरियल है, अब यहां पर आप कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर नहीं बोल सकते। क्यों? एनआरवी का मतलब क्या था? नेट रिलाइजेबल वैल्यू, बेचकर कितना पैसा रियलाइज होगा, ये बोल रहे थे ना हम। क्या रॉ मटेरियल बेचते हैं? अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, हम तो रॉ मटेरियल खरीदते हैं और खरीदेंगे और फिनिश गुड्स को बनाएंगे और बेचेंगे। रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, बेचने के लिए नहीं खरीद रहे, फिनिश गुड्स बनाने के लिए खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे एनआरवी वर्ड बोलना गलत हो जाएगा। बस ये एनआरवी वर्ड यूज नहीं होता, रिप्लेसमेंट कॉस्ट वर्ड यूज होता है। क्या होता है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। जोर से बोलो। कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवरेज। समझ गए? आ जाओ, ये नियम क्लियर है? अब तुम इधर देखना जरा, यहाँ पर क्या है कहानी जो है ना रॉ मटेरियल की, वो डिपेंड करती है दो बार, इसमें दो कंडीशनें हैं। रॉ मटेरियल में दो कंडीशनें हैं। क्या? कॉस्ट प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन डिपेंड करता है किस पे? रॉ मटेरियल वैल्यूएशन डिपेंड करता है किस पे? फिनिश गुड्स पे। किस पे डिपेंड करता है? फिनिश गुड्स पे डिपेंड करता है। फिनिश गुड्स पे डिपेंड करता है। क्लियर ही नहीं है? बोलिए हाँ ये ना। अभी क्या है, इसे मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन देखो पहले यहाँ पे एक रूल लगा रखा है मैंने, वैल्यूड एट कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर। बोला था मैंने ये। तो पहले तो मैं तुम्हें मीनिंग बताता हूँ कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मीनिंग क्या है। एक बार तुम्हें मीनिंग क्लियर हो जाएगा ना रिप्लेसमेंट कॉस्ट का, तो फिर तो ये बहुत आसान है मेरे बेटा, बहुत ही ज्यादा आसान है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? बोलो हाँ या ना। हम्म? आ जाओ, रिप्लेसमेंट कॉस्ट का बहुत बढ़िया बेहतरीन सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज मान के चलो, क्लियर ही नहीं है? ठीक है, सपोज मान के चलो कि चीनी का भाव मार्केट में चल रहा है 40 रुपए किलो। मान लो, क्या चल रहा है भाव? 40 रुपए किलो। मैं अपने घर में 10 किलो चीनी लेकर आया, 40 रुपए किलो के भाव से 400 रुपए की चीनी पड़ी मुझे। 40 रुपए किलो, 400 रुपए की चीनी पड़ी। मान के चलो, ठीक है ना, मेरा पड़ोसी विशेष है, मेरा पड़ोसी, नहीं छोड़ो विशेष नहीं है, मेरा पड़ोसी मंजुल है, और एक्चुअल में हो भी रहा है आजकल तो। क्लियर नहीं है? मेरा पड़ोसी मंजुल है, मंजुल शर्मा। क्लियर नहीं है? बगल में रहते हैं मेरे घर के। बोलो आइए ना। ठीक है, अब क्या हुआ, मान लो इसके घर में चीनी खत्म हो गई। क्या हो गया? इसके घर में चीनी खत्म हो गई। क्लियर नहीं है? इसकी नानी ने बोला जा विवेक के घर से लिया, पढ़ाने की फीस तो दे ही रहे हैं, चीनी भी ले ही लेंगे। क्लियर नहीं है? बोलो हाँ या ना। ठीक है, लेकिन मैं ठहरा बनिया आदमी, ये ठहरा बामन आदमी, मतलब पंडित। क्लियर नहीं है? ठीक है, और बनिए को ऑब्वियस क्या दिखता है? पैसा। क्लियर नहीं है? अब ये आया, ठीक है ना, ये आया मावा, ऐसे बोलते ना हल्का हल्का, मामा, हाँ
चीनी खत्म हो गई है, तो दे दो। मैंने बोल दिया 40 रुपए किलो, मैंने बोल दिया, बात क्लियर होगी नहीं हो गई? मैंने भाव बता दिया इसे, क्लियर है ही नहीं है? बोलिए हाँ या ना। ठीक है, ये थोड़ा एग्जाम्पल को चेंज करते हैं, एक चीज भूल गया मैं आपको बतानी। ठीक है, जब ये मेरे पास आया तब मार्केट में भाव चीनी का 50 रुपए किलो चल रहा था। कितना चल रहा था? तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, सारे बच्चे बताना। मैं 40 रुपए किलो पे लाया चीनी, 10 किलो मेरे घर में है, इसके घर में चीनी खत्म हो गई है। इसकी नानी ने बोला कि जाके भैया से लिया 1 किलो चीनी धरवा के लिए, कम से कम तुलवा के। बीवे के घर में तराजू भी है, एक्चुअल में है। ठीक है ना, 1 किलो वाले बाट रखवा के। ठीक है, आई बस में नहीं आई? मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जब ये मेरे पास आया ना, तब मार्केट में चीनी का भाव 50 रुपए किलो चल रहा था। क्या चल रहा था? 50 रुपए किलो चल रहा था। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? बोलिए आएगा ना। ये मेरे पास आया और बोला मामा चीनी खत्म हो गई, 1 किलो चीनी दे दो, नानी ने बोला है। किधर ही नहीं है? मैंने बोला ठीक है दे दूंगा। तोल कर दो, बिना तोले दो? मामा नानी ने बोले तराजू है, तोल के दे दो। ठीक है तोल के दे दूंगा। मुझे इतना बताओ, मैं इसे चीनी कितनी की बेचूंगा, 40 की या 50 की? बेटा मैं बनिया हूं ये सोच के मत बोलो, बुद्धि का प्रयोग करो अपनी। मुझे चीनी कितनी की पड़ी थी? 40 की पड़ी थी, मार्केट में 50 का चल रहा है। बात बोलो हाँ या ना। अभी मेरे पास चीनी लेना आया, मैं बनिया हूं ऐसे बेटा सोच के मत बोलना। मैं चीनी एक्चुअली कितनी की बेचूंगा, जो भी मेरे पास आएगा। 1 किलो चीनी मैंने तोल दिया, मैं दे रहा हूँ, बदले मुझे इससे कितने रुपए लेने चाहिए, 40 या 50? 40 है, एड्रेस करो। 50? पहले 40 वाले बताओ, 40 वाले। एक दो, बस दो ही। 50? एक दो तीन चार। दीदी तुम कौन हो? सर मैं नाबालिग को, अभी वोटिंग पावर नहीं है मेरे पास, मेरा भी आधार कार्ड भी नहीं बना है ना वोटिंग। हाँ दीदी 40 50, मुझे लगा ये आंसर देगी। 40 + 50 ÷ 2 45 रुपए। ना इधर का ना उधर का। हाँ 40 50, 40 वाले दोबारा हाथ उठाओ, 1 2 3 हो गए ना? ठीक है, और 40 50 वाले 4 लोग हैं, कुछ ज्यादा बढ़िया बनने हैं तो। आंसर इज 50, आंसर है 50। और ये आंसर ये नहीं कि हाँ बनिया है ना, बनिया है, ब्राह्मण को लूटेगा ही। क्लियर? ऐसा नहीं है, मार्केट में 50 चल रहा है। अगर आज मैं वही चीनी अपने घर में दोबारा भरूंगा, 1 किलो चीनी मेरे घर में कम हो रही है ना, और मुझे दोबारा लेकर आऊंगा तो मुझे कितनी की पड़ेगी? और मैंने बेच कितने की दी? अपने को तो लॉस हो गया ना, कि जो 40 भाव की चीनी में खा था, अब 50 की खाऊंगा, 10 का लॉस। बोलो हाँ है ना। इसे बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। कि सेम प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट, सेम कंडीशन, सेम प्लेस, याद रखना। रिप्लेसमेंट कॉस्ट की बड़ा मजेदार पॉइंट है। सेम प्रोडक्ट, सेम कंडीशन, सेम प्लेस पे कितने की, अगर ये हटा के दूसरी लाओगे तो कितने की पड़ेगी? 50 की पड़ेगी। तो विच इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। आया? तो कॉस्ट 40, रिप्लेसमेंट कॉस्ट 50। बोलो आए ना, विच एवर इज। आया? रिप्लेसमेंट कॉस्ट मीनिंग क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो ये रूल कब लगाना है, रूल कब नहीं लगाना, ये देखो बहुत आसान है ये चीज। ये देखो क्या लिखा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स और सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स। बताओ, कॉस्ट, ये सिंबल जो लगा हुआ है बीच में, कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस, ये है ना मीनिंग। यानी कि अगर सेलिंग ज्यादा है, ये प्रॉफिट की कंडीशन है लॉस की? मतलब ये कह रहा है कि अगर फिनिश गुड्स बेचकर, फिनिश गुड्स तुमको प्रॉफिट मिलेगा ना, क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा, तो ये रूल मत लगाना। मतलब वैल्यूड एट कॉस्ट, तब 40 रुपए की दिखाना चाहिए अपनी। आया या नहीं आया? बोलिए हाँ या ना। क्लियर है या नहीं है? ठीक है। और अगर कौन सी कंडीशन आ जाए, अगर फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस उसकी कॉस्ट को कवर, सेलिंग प्राइस कॉस्ट कवर नहीं कर रहा है, इनकी लॉस हो रहा है, तो ये रूल लगा देना। प्रॉफिट पे रूल नहीं लगेगा, लॉस पे रूल लगेगा। लगेगा। बेटा मैंने तो एग्जांपल नॉर्मली दिया था, मैंने तो फिनिश गुड्स की बात ही नहीं करी थी अपने एग्जांपल में, मैं तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट की बात कर रहा था। हाँ है ना, मैंने अपने एग्जांपल में इसकी बात नहीं करी, फिनिश गुड्स की बात नहीं करी मैंने। क्लियर है? याद रखना,
किसका कॉस्ट? फिनिश गुड्स की कॉस्ट। किसका सेलिंग प्राइस? फिनिश गुड्स का प्राइस। और यहां पर कौन सी कॉस्ट है? रॉ मटेरियल की। ये है फिनिश गुड्स और ये है रॉ मटेरियल की कॉस्ट। ये कंफ्यूज मत हो जाना। ये यहां पर किसकी कॉस्ट? रिप्लेसमेंट कॉस्ट में किसकी? रॉ मटेरियल की। और वो क्या है? आया या नहीं आया? बोलिए फटाफट से। ये रूल क्लियर हुआ? तो अभी तक हमने क्या सीखा? कि ये रूल कोई सीखा, अलग अलग तरीके से सीखा। रूल है वही, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। इस रूल को पैदा करने वाली, इस रूल का नाम क्या था? रूल ऑफ करंट एसेट। इसको पैदा करने वाली कौन थी? इसकी मम्मी। मम्मी का नाम क्या है? प्रूडेंस प्रिंसिपल, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, सोच बूझ कर काम करने वाला तरीका, समझदारी वाला प्रिंसिपल। फ्यूचर में आने वाली लॉसेस को गले लगाओ, लेकिन प्रॉफिट को गले मत लगाओ। प्रॉफिट को गले कब लगाओगे? जो प्रॉफिट मिल जाएगा। क्लियर ही नहीं है? ठीक है। अब देखो, मैंने भाई इंपॉर्टेंट लिंक्स बनाओ। परचेस कॉस्ट के बारे में देखो मैंने क्या लिखा है। परचेस प्राइस प्लस ड्यूटी टैक्स, सब समझ में आएगा तुमको, क्योंकि तुम ऐसे नहीं हो कि तुमको बिल्कुल भी नहीं आता ये समझ में। ठीक है ना? मैंने बोला ना, रॉ मटेरियल को परचेस करना और उससे कनेक्टेड जो भी खर्चे होंगे वो देख लेना। परचेस कॉस्ट प्लस ड्यूटी टैक्सेस, प्लस सामान को लाने में कोई टैक्सेस ड्यूटी दे रहे हो, अगर देखो ड्यूटी एंड टैक्सेस रिफंड हो जाएंगे तो वो ऐड मत करना। लाइक जीएसटी, जैसे तुम रॉ मटेरियल तुमने खरीदा, उसके ऊपर तुमने जीएसटी पे करी, अगर तुम्हें जीएसटी का रिफंड आ जाएगा तो जो चीज तुम्हें वापस मिल जाएगी विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट फॉर यू, बोलो हाँ है ना, तो वो ऐड नहीं होगी। खाली ड्यूटी टैक्सेस वही होंगे जो रिफंडेबल नहीं होंगे, प्लस फ्रेट एनी एक्सपेंस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन। सामान को खरीदने में जो भी खर्चा वर्चा कर रहे हो सब ऐड होगा। लेस कोई ट्रेड डिस्काउंट है, कोई रिबेट है, कोई ड्यूटी ड्रॉबैक है, मतलब कोई टैक्स वापस आ रहा है, ये एनी टैक्सेस विच आर, कह रहे वो माइनस कर देना। मतलब इन्होंने क्या करा है, पहले टैक्स ऐड करा दिए और रिफंड हो रहा है तो क्या कर दिया? माइनस। आया या नहीं आया? तो बात तो वही हो रही है ना। ठीक है ना? कन्वर्जन कॉस्ट का देखो, कन्वर्जन कॉस्ट का लिखा मैंने, डायरेक्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। क्लियर ही नहीं है? अब देखो फैक्ट्री में होने वाले खर्चे, फैक्ट्री ओवरहेड की वजह से 3 लेवल होते हैं। एक होता है फैक्ट्री ओवरहेड, एक होता है ऑफिस ओवरहेड, एक होता है सेलिंग ओवरहेड। यहाँ पे ऑफिस ओवरहेड की बात नहीं हो रही। ये ओवरहेड वाला जो बकवासबाजी है ना सारी, आप पढ़ोगे कहाँ पर? कॉस्ट अकाउंटिंग में। बात क्लियर हो गई? फिलहाल कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? फैक्ट्री में होने वाले खर्चे प्लस डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर वही होती है मम्मी, मतलब जो प्रोडक्ट को बनाने में, मशीन को चलाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। आया? आया? अदर कॉस्ट इंप्लाइज दैट, अदर कॉस्ट में क्या आ सकता है? पढ़ लो, एग्जांपल दे रखे हैं मैंने। दैट कॉस्ट विच आर इंकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। ये बड़ा कीमती शब्द है, प्रेजेंट लोकेशन एंड, प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। पता क्या है प्रेजेंट लोकेशन? तुम अपने प्रोडक्ट को, अपने फिनिश गुड्स को जिस लोकेशन पर देखना चाहते हो और जिस कंडीशन में देखना चाहते हो, बोलो जिस, 100 बात की एक बात, जिस तरीके से और जिस तरीके से, जिस रूप में देखना चाहते हो और जिस जगह देखना चाहते हो, वहां तक पहुंचाने में जो भी खर्चे करोगे वो अदर कॉस्ट कहलाएंगे। आया नहीं आया? एग्जाम्पल की बात कर देते हैं, डिजाइनिंग कॉस्ट और मॉडल, मॉडल की साचा। एग्जाम्पल कैडबरी बबल्स है, बोलो हाँ है ना, चॉकलेट है ये, फोड़े तो फोड़े फोड़े उगे रहते हैं उसके अंदर, है ना? तो वो क्या है? कैडबरी बबल्स। वो चाहते हैं कि इस टाइप की चॉकलेट चाहिए, इस कंडीशन में चाहिए, बोलो हाँ है ना, है ना? जैसा चाहते हैं वैसा देखने के लिए उन्होंने एक साचा बनवाया, साचे का पेटेंट लिया होगा, क्योंकि वो साचा कैडबरी यूज करेगा, कोई और यूज, कैडबरी बबल्स जैसा कोई और कर रहे हैं, तो ट्रेडमार्क ले रहे हैं, कॉपीराइट ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, पेटेंट ले रहे हैं, वो सब क्या है? इनकी अदर कॉस्ट का पार्ट है। ये अपने पेटेंट की कॉस्ट कहां से कवर करेंगे? प्रोडक्ट को बेच कर ही तो करेंगे। आया या नहीं आया? हाँ है ना? कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड, ये याद रखना बस। ये क्लियर हो गया? कॉस्ट में क्या क्या नहीं लेना? इंटरेस्ट एंड बोरिंग कॉस्ट A16 नॉट एप्लीकेबल। पर ये इंटरेस्ट और बोरिंग कॉस्ट, अगर मान के चलो तुम कोई भी काम कर रहे हो, कोई तुमने मशीन वगैरह खरीदी है, साचा बनवाया, कोई भी काम तुमने करा है, लेकिन तुम पे अपना पैसा नहीं था, तुमने बाहर से उधार लिया, लोन लिया ना, तो बोरिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, जो तुम उस लोन के बदले, उस उधार के बदले ब्याज भरोगे, वो ब्याज यहाँ पर, वैसे वो ब्याज खर्चा तो है बट वो कॉस्ट का पार्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? ब्याज अपनी जेब से भरो, कस्टमर से नहीं मांगा जाएगा। हाँ ये ना? क्लियर ही नहीं है? क्योंकि लोन तुम खुद के लिए ले रहे हो, खुद की फैक्ट्री के लिए ले रहे हो, खुद के बिजनेस के लिए ले रहे हो, अपने कस्टमर के लिए नहीं ले रहे।
कस्टमर के लिए क्या खर्चा कर रहे हो, प्रोडक्ट का खर्चा कर, आया, बोलो आए ना, क्लियर नहीं है। एबनॉर्मल कॉस्ट मैंने ये बता रखा है तुम्हें, एबनॉर्मल कॉस्ट कॉस्ट का पार्ट होता नहीं, क्योंकि विच इज नॉट कवर फ्रॉम कस्टमर, मांग ही नहीं सकते, कंसाइनमेंट के अंदर सारी बातें बताई थी मैंने आपको, बोलो हाँ ये ना, सेम सेम टॉपिक है, सेम लॉजिक है। स्टोरेज कॉस्ट एक्सेप्ट इन केस ऑफ WIP, स्टोरेज कॉस्ट माल को रखने की कॉस्ट, जैसे फैक्ट्री फिनिश गुड्स बन गया, फिनिश गुड्स वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, मतलब गोदाम के अंदर पड़ा हुआ है, गोदाम का रेंट, बिजली, बत्ती, पंखा, पानी, सैलरी वैलरी ये जा रही है, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट, कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा, क्लियर है ये नहीं है, प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा। हाँ, उसे तुम सेलिंग ओवरहेड मान सकते हो, उसे NRV में एडजस्ट कर देते हैं हम, क्लियर नहीं है, सेलिंग ओवरहेड मान सकते हो क्योंकि वो सेल करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन देखो स्टोरेज कॉस्ट को तुम प्रोडक्ट का कॉस्ट, प्रोडक्ट के कॉस्ट का पार्ट मान सकते हो, किस केस में, स्टोरेज कॉस्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं है, लेकिन WIP के लिए स्टोरेज कॉस्ट रखा जा सकता है, क्लियर नहीं है, क्योंकि WIP कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको पहले सेमी फिनिश किया जाता है, फिर रखा जाता है, फिर फिनिश किया जाता है, प्रोसेस एक तरीके का, तो उस प्रोसेस में स्टोरिंग आ रही है, वो स्टोरिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, क्योंकि स्टोरिंग पार्ट ऑफ प्रोसेस है, इसलिए स्टोर करने की कॉस्ट भी प्रोसेस का पार्ट माना, मतलब को प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? हाँ, लेकिन वो बेटा फिनिश गुड्स है, आइसक्रीम जो तुम स्टोर कर रही हो वो फिनिश गुड्स है, वो कोल्ड स्टोर में रखा जाता है बेसिकली, कंप्लीट होने के बाद, है ना, सेमी रख रहे हो और रखना जरूरी है तो उसको मानेंगे हम, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, भाई मैंने जो ऑफिस ओवरहेड बोले थे ना, उनको मैं मैनेजमेंट के जो खर्चे होते हैं, जैसे ऑफिस में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी सैलरी, ऑफिस का रेंट, बिजली, बत्ती, पंखा, पानी, स्टेशनरी, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट नहीं है, क्लियर ही नहीं है, नहीं मानेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, वो भी कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे। कहाँ पे कवर हो रही है सेलिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड? NRV पे, NRV पे, NRV माइनस नहीं कर रहे थे, मतलब कॉस्ट का पार्ट ही बना रहे हैं आप उसे, NRV माइनस कर रहे हो, आया या नहीं आया? क्या मेरी बात क्लियर हो गई? लेकिन देखो मैंने नीचे एक बात और बोली, इंपॉर्टेंट बात बोली है, इसको पढ़ने का लपकने का, क्या लिखा है, पढ़ो। इफ इंटरेस्ट और बोरिंग कॉस्ट इनकर टू ब्रिंग इन्वेंट्री इनटू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, देन इंटरेस्ट शैल बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। अगर इन्वेंट्री, अगर आप इंटरेस्ट या बोरिंग कॉस्ट, ठीक है ना, कवर अप या फेस कर रहे हो इन्वेंट्री को उसकी प्रेजेंट लोकेशन या कंडीशन में लाने के लिए, तो उसको कॉस्ट का पार्ट माना, अदरवाइज मत मानना। लेकिन याद रखना, अगर क्वेश्चन में तुम्हें मिलेगा तो तुम पहले क्या बोलोगे, ना, ना बाबा, ना। और जब क्वेश्चन ऐसा बोलेगा कि इंटरेस्ट और बोरिंग कॉस्ट इज इंकर्ड फॉर टू ब्रिंग इन्वेंट्री इनटू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, तब बोलोगे हाँ, हाँ बाबा हाँ, या कबूल है, कबूल है, कबूल है। समझ गए? क्लियर ही नहीं है, हाँ है ना, ये बोलोगे, ठीक है, क्लियर है, बड़े आगे। चलिए देखो, मैंने अब इससे रिलेटेड क्या बना रखी है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल को करने के बाद हम करेंगे छुट्टी, ठीक है ना। क्या लिखा है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, सारे बच्चे पढ़े, क्या लिखा है, सपोज अ मर्जानी ओ, सपोज अ मर्चेंट, मर्जानी नहीं है ये, सपोज अ मर्चेंट ऑफ फर्नीचर, मतलब मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, कोई व्यापारी फर्नीचर का व्यापारी है, हैविंग 10,000 फिनिश प्रोडक्ट ऑफ फर्नीचर, उसके पास 10,000 रुपए का फिनिश गुड्स, मतलब फिनिश फर्नीचर पड़ा हुआ है, फिनिश गुड्स है, एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब साल के आखिर में, मतलब ये कॉस्ट है उसकी, समझ रहे हो, ठीक है ना। एंड इट्स सेलिंग प्राइस, मार्केट में उसका भाव कितना है, 12, और सेलिंग सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग ओवरहेड कितने हैं, 3, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, बताओ। मैंने तो तुक्का लिया, लेकिन ऑनलाइन में कैसे तुक्काऊंगा, वैसे दिख ही रहा है तुमको, समझ में आ रहा है? देखो कॉस्ट कितनी है, लेकिन NRV कितनी निकलेगी, 12 - 3, जेब में कितना है, 9, तो कॉस्ट और NRV विच एवर इज आंसर, आया। चलो आगे, चलो क्या लिखा है मैंने, डिफिकल्टीज अराइज इन केस ऑफ, वो तुम्हें दिख ही रहा होगा, फिनिश गुड्स में और रिप्लेसमेंट में इतना बवाल नहीं था, सॉरी फिनिश गुड्स में रॉ मटेरियल में बवाल नहीं था, WIP में कर रहे थे ना ऐसे इक्को दिक्को कर रहे थे हम, बोलो हाँ ये ना, ठीक है ना, खेला है तुमने कभी, कल मैंने सिखाया था ना तुम्हें इक्को दिक्को, खेलना चाहिए बेटा, ऐसे पत्थर को चूम के डालते हैं ऐसे करके, करा था, मुंह में मिट्टी भी आती है।
खेला तुमने? खेला है? आंख में चोली तुमने खेली है? आओ मेरे शिले चलो। धक्का दिया? धक्का दिया गेम खेला है? उसे धक्का दिया नहीं कहते थे, ऐसे करते थे। ऐसे सारे गोला बनाते थे, गोला बना के ऐसे ऐसे करते थे और फिर बोलते रहते थे, ऐसे ऐसे करके छोड़ देते थे। जैसे मेरे बगल में क्या है, सुगंध खड़ी है, तो मैं बोलता था क्यों री सुगंध, ऐसे भी करते थे। धक्का दिया, सुगंध बोलेगी किसने कहा धक्का। तो सुगंध के बगल वाले का नाम लेंगे फिर, प्रियांशी। प्रियांशी ने कहा धक्का दिया, ठीक है ना, ये होता था। फिर धक्का देते थे और बहुत गंदे गंदे धक्के देते थे, कई बार तो सर फोड़ देते एक दूसरे का। हाँ जी। लेकिन नाउ नाउ डेज स्टूडेंट हमको जो धक्का दिया था मीनिंग ही अलग पता है। आपको पता ही नहीं है कि बॉयज के ड्रामे हैं आजकल के। बिकॉज देखिए, डिफिकल्टी अराइज इन केस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल में डिफिकल्टी नहीं आती बिकॉज WIP इज सेमी फिनिश गुड्स एंड विच इज लाइज इन अंडर प्रोसेसिंग एंड नॉट हैविंग NRV। बात क्लियर हो रही है? ये बात हमने करी थी कि भैया ये बीच का प्रोसेस है, ये ना पक्का है ना ये कच्चा है, NRV कैसे निकालेंगे। एंड रॉ मटेरियल लाइज इन बिजनेस ऑफ कंजम्पशन, रॉ मटेरियल में कहते हैं डिफिकल्टी इसलिए आ जाती है, वैसे इतनी आती नहीं है। रॉ मटेरियल लाइज इन बिजनेस ऑफ कंजम्पशन, बिजनेस के अंदर वो लाई कर रहा है, मतलब है क्योंकि कंजम्पशन करना है फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स बनाने के लिए, है ना। इट डोंट हैव NRV, सो इन केस ऑफ रॉ मटेरियल रिप्लेसमेंट कॉस्ट टेकन एज NRV, ये भी आपको मैंने बता दिया, ठीक है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मींस टुडेज एग्जीक्यूशन कॉस्ट ऑफ सेम मटेरियल इन सेम कंडीशन एंड लोकेशन, ये बोला था मैंने भी कि जैसा है वैसा उसी कंडीशन में बिल्कुल वैसा ही रिप्लेस करने की कॉस्ट। लेट्स सॉल्व ऑल क्वेरी अबाउट वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड रॉ मटेरियल। ये मैंने कुछ क्वेरीज बनाई हैं, इनको समझते हैं आज। एग्जाम्पल 1 पढ़ो क्या लिखा है। सपोज एनी प्रोडक्ट हैविंग इन प्रोसेस मतलब क्या है वो, वर्क इन प्रोग्रेस है, एंड कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड, मतलब कॉस्ट लगा चुके हैं, बट ऑलरेडी कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड मतलब लगा चुके हैं, कितने 1000 रुपया। इफ सच गुड्स इज इन कंप्लीट पोजीशन, अगर ये जब प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगा देन इट कैन बी सेल एट रुपीज, दैट इज कॉल्ड एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, इतना देख सकता हूँ। Find out value of WIP process if further cost to be incurred to bring product in complete production। और कह रहे हैं कि भैया निकाल के बता दो जो भी मामला है, अगर जो फर्दर जो सेमी को WIP को फिनिश बनाने में अगर फर्दर कॉस्ट ये लगेगी तो बताओ कॉस्ट कितनी है। WIP की कॉस्ट इतनी है, NRV निकाल लो। कैसे निकालेंगे? 1300 माइनस 250, तो दूसरे में क्या होगा 1300 माइनस, समझ गए? तो दोनों अलग अलग आंसर दे देंगे। यहाँ पे कितना आंसर निकल कर आएगा तुम्हारा 1000, तो कॉस्ट और NRV कितना, यहाँ 1000 आ जाएगा और यहाँ 9, समझ गए? क्योंकि यहाँ पे क्या निकल कर आएगा 925, तो कॉस्ट और NRV। समझ में आया? फॉर्मूला लगा रहा हूँ, कुछ नहीं लगा रहा मैं एक्स्ट्रा, जो समझाया वही लगा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल 2 पढ़ो। सेलिंग प्राइस क्या लिखा है ब्रैकेट में, मोर देन, मतलब सेल ज्यादा कॉस्ट कम है, प्रॉफिट की कंडीशन है लॉस की, चलो यहाँ लिख भी देते हैं, ये प्रॉफिट है हमारे लिए। क्या लिखा है? हाँ, प्रूडेंस प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। वैल्यू रॉ मटेरियल कितने का रहेगा बोलो, कन्वर्जन कॉस्ट, सेलिंग, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल और वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल। कह रहे बताओ, कैलकुलेट रॉ मटेरियल की वैल्यू, बोलो क्या आंसर होगा। ये पहले ये देखो, सेल कितनी की करोगे, सेल कितनी करोगे 4500 की, और हमें पक्का पका हुआ माल कितने का पड़ रहा है भाई। पका हुआ माल का मतलब क्या हुआ,
रॉ मटेरियल लगाया और कन्वर्जन कॉस्ट लगाई। फिनिश गुड्स का मतलब ये तो सिखाया मैंने, रॉ मटेरियल लगाया 2000 का, कन्वर्जन कॉस्ट लगाया 1000 की, तो माल कितने का बना मुझे 3 का, और बेचू कितने का 4500 का, तो मुझे तो प्रॉफिट हो रहा है ना। और जब प्रॉफिट पर होता है तो रॉ मटेरियल के अंदर मैंने क्या रूल बताया था, कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर। लेकिन क्या प्रॉफिट की कंडीशन में ये नियम लगाते हैं? नहीं। क्या लिखा था, वैल्यूड एट कॉस्ट। समझाया? यहाँ पर हमारे क्या वैल्यू लिखेंगे, 2000। आया या नहीं आया? हाँ। नहीं नहीं नहीं, दोबारा बोलो। बोलो बोलो, कुछ नहीं है, ये आपको समझने में कंफ्यूजन होगी बस, मन 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 ये बिना बात के अपनी कंफ्यूजन पैदा कर रहे हो, लेकिन बोलो, वो दूर करना है मुझे। बेटा कन्वर्जन कॉस्ट कहाँ आती है, फिनिश गुड्स में। तुम यहाँ पे वैल्यूएशन किसका कर रही हो, रॉ मटेरियल का। क्लियर ही नहीं है? मैंने रॉ मटेरियल, दोबारा बोल दो, रॉ मटेरियल वैल्यूएशन किस पे डिपेंड करता था, फिनिश गुड्स पे। अगर फिनिश गुड्स प्रॉफिट दे रहा है तो वो रूल नहीं लगेगा, कौन सा, कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर। और फिनिश गुड्स क्या दे रहा है, लॉस दे रहा है, तो कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर का नियम लगेगा। तो यहाँ पर तुझे फिनिश गुड्स कितने का पड़ेगा, 3 का पड़ेगा ना बेटा, क्योंकि फिनिश गुड्स की कॉस्ट कैसे निकाली थी, परचेज कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, अदर कॉस्ट, याद नहीं आ रहा? तो यहाँ पे तो क्या है, परचेज कॉस्ट कितनी है 2000, कन्वर्जन कितनी है 1000, तो कितने का माल पड़ा 3 का, बोलो आइए ना। और सेलिंग प्राइस कितनी है, तो जो माल तुम 3 का बनाओगी वो बेचोगी 4500 का, मतलब प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो रूल नहीं लगेगा रॉ मटेरियल वाला, तो वैल्यू एट कॉस्ट 2000, रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है 2000। आया? अब इसका मैंने उल्टा नियम बना दिया, पढ़ लो, पढ़ो। सेलिंग प्राइस क्या है, इनकी कौन सी कंडीशन है, यहाँ पे नियम, मतलब रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है 2000, और रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है 17, विच एवर इज, हम ये तो पता है कि हमारा आंसर कितना है, हमारा आंसर ये है, ये तो हमें क्लियर है। लेकिन स्टिल पहले पता लगा लेते, देखो माल मुझे कितने का पड़ेगा, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल लगेगा 2 का, कन्वर्जन लगेगा 1000 का, तो माल मुझे पड़ेगा 3 का, और सेल कितने में कर पाऊंगा, जो बना 3 का रहा हूँ बिकेगा 2500 का, तो लॉस है। तो नियम लग जाएगा कॉस्ट विच एवरेज लोअर वाला, कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवरेज लोअर। आ रहा है? जो पढ़ा है वही है। अब क्या लिखा है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रूडेंस प्रिंसिपल पढ़ो। रॉ मटेरियल कितना है, कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट 1000, सेलिंग प्राइस 2900, रिप्लेसमेंट कॉस्ट और वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल बताओ, बताओ बताओ ना। अरे बेटा कुछ भी नहीं है, बताओ, समझ गए ना? हाँ क्लियर है। लेकिन देखो एक चीज और बताऊं, इसमें एक चीज का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा, ये ध्यान से समझना। तुम ये देखना, तुम्हें ये फिनिश गुड्स कितने का पड़ेगा और बेचो कितने का, मतलब तुम्हें लॉस कितना हो रहा है, बोलो हाँ ये ना। क्लियर है? ठीक है। और मतलब एक तरीके देखा जाए तो, और रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, रॉ मटेरियल का रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितना है, विच एवर इज, तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए था, लॉस की कंडीशन में यही करते हो तुम, बोलो हाँ ये ना। जैसे तुम 1750 का रिकॉर्ड करोगे, ठीक है, 1750 का रिकॉर्ड करोगे, तुमने लॉस कितना बुक कर दिया, बोलो हाँ ये ना। सही बोल रहा हूँ? राशि क्लियर है? अरे जी देखो, कॉस्ट 2000, पहले ये बताओ ये क्या है, ये लॉस की कंडीशन है या नहीं है, लॉस की कंडीशन है तो कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर का रूल लगेगा, बोलिए हाँ ये ना। जब ये रूल लगेगा तो मुझे इतना बताना बस, ठीक है। तो कॉस्ट और रिप्लेसमेंट को विच एवर इज, तुम 1750 का रिकॉर्ड कर दोगी, 1750 का रिकॉर्ड करते के साथ ही तुम लॉस कितना बुक करी हो, जबकि तुम्हें लॉस हो कितना रहा है, 150 का एक्सेस लॉस बुक कर रही हो। तो इसमें ये कहा जाता है कि देखो ऐसा है कि अगर जितना लॉस
जितना लॉस तुम बुक कर रहे हो, ठीक है ना, मतलब कुछ ज्यादा ही हो रहा है किससे, एक्चुअल लॉस से, तो ये काम मत करना। प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है फ्यूचर में आने वाले लॉसेस को रिकॉर्ड कर लो। क्लियर है ही नहीं है? तो तुम क्या करना, जो सामान तुम्हारा 2 का था ना, उस 2000 में से क्या कर देना, 100 माइनस कर देना, तो वहां पे तुम रिप्लेसमेंट को कितने ले लेना, 1900। आया या नहीं आया? क्लियर है ही नहीं है? बोलो आए ना। इससे उतना ही लॉस बुक होगा। ऊपर वाले में देखना ना, ये कंडीशन नहीं थी। ऊपर वाले में तुम लॉस कितना बुक कर रहे थे, 500 का, क्योंकि चीज थी 3 की, और बेचोगे कितने का, 500 का लॉस। समझ गए? ये अंतर आया। तो यहाँ आंसर है 1750, और यहाँ आंसर आएगा 1900। लॉस ज्यादा बुक नहीं करना, एक्सेस लॉस बुक मत कर देना। क्लियर है ही नहीं है? इसलिए ना बोलेंगे प्रूडेंस प्रिंसिपल। आया? फिर भी कोई दिक्कत है, परेशानी है, क्या करेंगे, कॉल करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे 2479। चलिए, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।